सो हेलो सिंप्लीफायर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज जहां आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ मात्र 15 से 20 मिनट में कवर कर रहे होंगे विथ अ टॉपर्स अप्रोच। इसके बाद ये चैप्टर तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एनसीईआरटी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से चौड़े होकर बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं विथ विविपेरिटी, मतलब अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एट विविपेरस। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी हुई है विथ सीक्वेंस में, देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस, मतलब गैमीट फॉर्मेशन होगा, एक स्पर्म बनेगा, एक ओवम बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। अभी जो स्पर्म है वो फीमेल की जेनेटिक ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। इनसाइड द फीमेल बॉडी हमारे पास स्पर्म पहुंच चुका है, अब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर यूटेराइन वॉल पे अटैच हो जाता है, कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, पूरे 9 महीने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसका, इसी को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। याद कैसे रखना भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जो बेबी होता है वो मदर में गेस्ट रहता है, गेस्ट की तरह रहता है, कितने दिनों तक, 9 महीने तक, इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज पार्चुरेशन। क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाओ, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, दो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कोर सिस्टम होते हैं जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से तुम्हारे पास दो सबसे मेन सवाल बनते हैं जिससे तुम्हें हर साल क्वेश्चन देखने के लिए नीट में मिल जाएगा। देखो, नीट 2016 में भी आ चुका है। पहला क्या है हमारे पास, पाथवे ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या है हमारे पास, पाथवे ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो मैं पूरा याद करवा दूंगा। सबसे पहले हमारे पास पाथवे ऑफ स्पर्म। देखो, इस तुम्हारे पास पहले एक कोल्ड ड्रिंक नहीं आती थी 7 अप नाम की, जो कोको कोला पेप्सी जैसी होती थी, 7 अप नाम की, तो उससे तुम्हें याद रखना पाथवे ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सीक्वेंस में याद रहेगा। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ई से एपिडिडाइमस, वी वाज डिफरेंस, ई इजैकुलेटरी डक्ट, एन फॉर नथिंग, यू से यूरेथ्रा और पी से पेनिस। सीक्वेंस में तुम्हें पूरा पाथवे ऑफ स्पर्म याद रहेगा। नेक्स्ट अब आ जाओ हमारे पास पाथवे ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। तो सिंपली याद रखना, लाडले। क्या कह रहा था, एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, मका लाडले मियाऊ। तो लाडले से तुम्हें याद रखना है लोब एल्वुलस डक्ट एम्फुला और लैक्टिफेरस डक्ट। लाडले, लोब एल्वुलर डक्ट एम्फुला और लैक्टिफेरस डक्ट। सीक्वेंस में पूरा पाथवे ऑफ मिल्क इन अ मेमोरी ग्लैंड तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अपनी क्लास का एक ही रूल है, अपने एनसीईआरटी और पेन साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और सारे नीट पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइज्ड होंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। तो वापस आ जाओ हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे पहले तुम्हारे पास जो टेस्टिस होती है उसके तुम्हें डायमेंशन एकदम रटे हुए होने चाहिए। याद कैसे रखना है भैया, तो सिंपली तुम्हें गिनती गिननी है, 2 3 4 5, मतलब एक को छोड़कर 2 3 4 5। 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ हो गया और लेंथ हो गया 4 to 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर चाहिए ना वो थोड़ा कम चाहिए। हमारे बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसलिए टेस्टिस को एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। नेक्स्ट हमारे पास हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के साइड में होती है और एक सेल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है। मेल जर्म सेल और सर्टुलाई सेल अंदर की तरफ होती है और इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल बीच में प्रेजेंट होती है, उसके नाम से ही पता चलता है। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा, स्पर्म बनाएगा, और जो सर्टुलाई सेल होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दोनों को काम पता चल गया। और तीसरा क्या है हमारे पास, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। नाम से पता चल रहा है 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होगा तो उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहे हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। इसका काम होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। ठीक है, तो तीनों का काम पता चल गया हमारे पास। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं, सर्टुलाई सेल उसको नॉरिशमेंट देता है, और इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल
एंड्रोजन मेल टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करता है। क्लियर। अब आ जाओ मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और मेल एसेसरी डक्ट। देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब जो एनलार्ज पार्ट ऑफ द पेनिस होता है उसको ग्लैंस प्यूबिस बोलते हैं। उसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ फोर स्किन होता है जिसको परप्यूस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेल एसेसरी डक्ट। तीन टाइप के होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है, बाकी दोनों पेयर्स में होते हैं। अब देखो तीनों मेल एसेसरी ग्लैंड के काम क्या क्या होते हैं वो तुम्हें याद होना चाहिए। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज सीक्रेट करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को एल्कलाइन पीएच का बना देता है, क्योंकि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है वो एसिडिक पीएच का होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो उसको एल्कलाइन पीएच का बना देता है। और थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। क्लियर। अब यही देखो तुम्हारे माइंड मैप्स में तुम्हारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड डायग्राम, सब कुछ मात्र 2 पेज में इतना बड़ा चैप्टर कंसाइज करके रख दिया है, एक भी चीज नहीं छोड़ी। तो ये माइंड मैप्स मैंने खुद बनाए हैं। इवन लास्ट में एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं, सारे डेट्स, ईयर, साइंटिस्ट, ऑल डाटाज ऑफ एनसीईआरटी, सब कुछ एक जगह पे कंपाइल करके दिया हुआ है ताकि एग्जाम से जस्ट पहले तुम सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सको। ट्रस्ट मी, इट विल टोटली वर्थ इट। पीडीएफ और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो। तो भैया का सिस्टम हो गया खत्म। अब शुरू करते हैं दीदी का सिस्टम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड। इतने सारे सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया की तरह इनका सिर्फ एक काम नहीं है कि सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन कर दिया और खत्म। बहुत सारा काम है दीदी को। सबसे पहले ओव्यूलेशन करवाना है, उसके बाद जो स्पर्म आया है उसके साथ फर्टिलाइजेशन भी अपने अंदर करवाना है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई दीदी तो उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी अपने अंदर करवाना है। उसके बाद बर्थ भी देना है बेबी को। और ये नहीं होता कि सिर्फ बेबी को बर्थ दे दिया तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, उस चाइल्ड की केयर भी करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास हमारे मेमरी ग्लैंड वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दीदी को बहुत टेंशन है, उनको और टेंशन मत दिया करो। सबसे पहले हमारे पास ओवरीज, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं, जो कि ओवम का प्रोडक्शन भी करवाता है और स्टीरॉयड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीशन करवाता है। इसके डायमेंशंस याद रखना, दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर। भैया याद कैसे रखना है? सिंपली इवन होते हैं 2 और 4, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। टेस्टिस हमारे पास 2, 3, 4, 5 था। जो ओवरीज होते हैं हमारे पास 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। अब आ जाओ फीमेल एसेसरी डक्ट। कौन कौन से होते हैं? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? इस्थेमस, एम्फुला और इनफंडिबुलम। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम्हें पूरा टॉपिक यहीं पे अभी याद करवा दूंगा। तो हर महीने दीदी का होता है ओव्यूलेशन, एक ओवम रिलीज होता है। उसके बाद जो फिम्बरीज होती है ना, ये जो ग्लव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओवम को कैच करता है। कैच करने के बाद इनफंडिबुलम में जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ क्या फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें कलेक्ट करता है, उसको कैच करता है और सिलरी एपिथेलियम के थ्रू एम्फुला में पहुंचा देता है। एम्फुला में वो 2-3 दिन बहुत उम्मीदों के साथ इंतजार करता है कि मेरे स्पर्मी आएंगे, मेरे स्पर्मी आएंगे और मुझे फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन वो ठहरे बेवफा, वो आए ही नहीं। तो दीदी का जो ओवम है वो 2-3 दिन एम्फुला में इंतजार करता है। जब वो नहीं आते हैं तो फिर दीदी बहुत रोना धोना मचाती हैं और उसके बाद मूव ऑन कर जाती हैं इनटू द इस्थेमस। और उसके बाद यूटेरस से होते हुए बाय द मेंस्ट्रुएशन वो बाहर निकल जाता है एग। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? दोनों एक साथ एक टाइम पर एम्फुला में प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर बर्थ कैनाल बनता है। याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे इंप्लांटेशन होगा, यहां पे तुम्हारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब ये बेबी बर्थ के टाइम पे बाहर कैसे आएगा? बर्थ का कैनाल क्या है? थ्रू द सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। क्लियर? ना यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है और मेम्ब्रेनस होती है। जो मिडल वाली लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पोजेस करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तुमने मूवीज में देखा होगा वो डायलॉग, पुश बेबी पुश। जो मायोमेट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी को बाहर पुश करता है। थर्ड इज एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर होती है और साइक्लिक चेंजेस में कन्वर्ट होती रहती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट दिया है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 5 होते हैं, कौन कौन से? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। देखो इस डायग्राम को देखोगे, बाहर से अंदर की तरफ देखोगे, सबसे पहले आता हमारे पास मॉन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा। जो
क्लाइटोरिस होता है वो लेबियम माइनोरा का जो अपर एंड होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, और वेजाइना पार्शियली मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है जिसको हाइमन बोलते हैं, जो कि यूजुअली फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन दिस इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, यू कांट जज समवन। यूजुअली मेल्स के बीच में ये मिथ होता है, लेकिन ये कभी कभार फिजिकल एक्टिविटीज लाइक हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग की वजह से भी टॉर्न हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी ग्लैंड, हमने ये पूरा डायग्राम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। कैसे? मका लाडले दैट इज लोब एल्वुलस डक्ट एम्फुला और लैक्टिफेरस डक्ट, ई से कुछ नहीं है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हर साल इस चैप्टर में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने अभी डिस्कस किया था जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो मैच्योर होके क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही मियोसिस 1 होता है और 2n से n हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा और स्पर्मेटिड बन जाएगा। अब स्पर्मेटिड जब मैच्योर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस को, और उसको मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजोआ होता है जब रिलीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्लियर। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इनको मेनली दो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, दैट इज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एलएच होता है वो लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है उस पे जाके एक्ट करता है और वहां से एंड्रोजन रिलीज करवाता है जो कि फर्दर जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। क्लियर। सिंपल याद रखना, एलएच काम करेगा एल से लेडिक सेल पे और रिलीज करवाएगा एंड्रोजन, फिर एंड्रोजन जाके क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो एफएसएच होता है वो सर्टुलाई सेल पे काम करेगा और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। टिप पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है, हेड में न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। दीदी के एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक मेल एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है एक बार में। ठीक है, अब उसमें भी फर्टिलाइज करने के लिए 60% ऑफ द स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए और उसमें से 40% विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर। तो अब आ जाओ oogenesis, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। देखो तुम्हें पता है जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेल्स की तरह गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट नहीं होता, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे ही उनमें oogenesis स्टार्ट हो चुका होता है। जो oogonia होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज पर काइजमेटा बनाकर स्टक हो जाता है। उसके बाद जाकर एक एक कर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर सेकेंडरी oocyte में चेंज होती रहती है। तब तक जो कपल ऑफ मिलियन oogonia बने हुए थे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो 60,000 से 80,000 तक बच जाते हैं। क्लियर। अब आ जाओ जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का जो ट्रांजिशन है उसमें 3 फॉलिकुलर स्टेजेस आती हैं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। बहुत ध्यान से सुनना, तीनों फॉलिकल में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखो। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसमें एक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज ग्रेन्युलोसा सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ थीका सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और टर्सरी फॉलिकल्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ थीका सेल्स के साथ थर्ड फ्लूइड फिल्ड एंट्रम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ थीका सेल्स प्रेजेंट होंगी और टर्सरी फॉलिकल्स में ग्रेन्युलोसा सेल थीका सेल्स के साथ फ्लूइड फील्ड एंट्रम भी प्रेजेंट होता है। और टर्सरी फॉलिकल में ही जिसमें फ्लूइड फील्ड एंट्रम है उसमें ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है। अब जो टर्सरी फॉलिकल है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बन गया, अब वो फर्दर टर्सरी से मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर oocyte या फिर सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम को रिलीज करता है। क्लियर। इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, जो जोना पेलिसुडा होता है वो सेकेंडरी oocyte में बनता है, बाकी पूरा तुम्हें याद करवा दिया है। और अगर तुमको ये कंप्लीट हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए विद ऑल नीट पीवाईक्यूज तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। तो आया रिप्रोडक्शन वाला मजा जो तुम बचपन से ढूंढ रहे थे, अबे दोस्तों को भी भेज दो, वो भी कुछ पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास मेस्ट्रो साइकिल, लिख के ले लो,
यहां से 4 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2026 में आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें एक कहानी के साथ पूरा सारे हार्मोन्स के साथ LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट साइकिल, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। तो दो टाइप ऑफ साइकिल्स होती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल। जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें ईस्टर साइकिल होती है। ठीक है, क्लियर। अब एक टर्म होती है मेनार्च और मेनोपॉज। मेनार्च जो होता है वो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्च बोलते हैं, जो कि यूजुअली प्यूबर्टी हिट होने के बाद होता है 12, 13, 14 साल में, और मेनोपॉज जो कि 45 to 50 ईयर्स के एज पर होता है। चलो अब देखो इस डायग्राम को, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एक पॉइंट याद करवा दूंगा। एक दीदी है जो बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ, बड़ी आस के साथ हर महीने 2 काम करती है। पहला, एक ओवम रिलीज करती है, दूसरा अपने एंडोमेट्रियम को प्लोरिफरेट करके मोटा करके बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनका राजकुमार आएगा, उनके करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, और अगर वो राजकुमार आया और मेरे ओवम के साथ फर्टिलाइज किया और फर्टिलाइजेशन के बाद उसको मैं इंप्लांट कहां करूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको, इसीलिए वो सज धज के बैठ जाती हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। अब वो सज धज के बैठ गई हैं, लेकिन जो राजकुमार है वो ठहरा धोखेबाज, वो ठहरा दगाबाज, वो आया नहीं। अब दीदी का गया दिल टूट, बेचारी का दिल तोड़ दिया तुमने। अब ये क्या करेंगी? रोना धोना मचाएंगी, भर के रोना धोना मचाएंगी, और जितनी भी चीजें इन्होंने सजा धजा के रखी थी, जितने एंडोमेट्रियम को इन्होंने सजा धजा के अपना घर रखा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगी और बाहर फ्लश आउट कर देंगी। इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। लेकिन इस रोने धोने के बाद धीरे धीरे वो मूव ऑन करना स्टार्ट ही कर रही होती हैं। लेकिन दीदी तो ठहरी, दीदी ये दिल है कि मानता नहीं। अब दीदी दोबारा उसी उम्मीदों के साथ, उसी आस के साथ, उसी अरमानों के साथ कि पिछले महीने कुछ बिजी होंगे, नहीं आ पाए होंगे राजकुमार, इस महीने आ जाएंगे, इसलिए फिर दोबारा उसी उम्मीदों के साथ क्या करती हैं? एक ओवम रिलीज करती हैं और दूसरा अपने एंडोमेट्रियम को प्लोरिफरेट करके मोटा करके सज धज के बैठ जाती हैं कि कहीं इस महीने राजकुमार आ जाएंगे। क्लियर? अब देखो डायग्राम समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट 5 डेज हमारे पास रोना धोना जो मेंसेस होता है वो चलता है, पहले ट्रॉमा से निकल रहे होते हैं। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, नाम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। इसी को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और इसी के पैरेलली जो एस्ट्रोजन होता है वो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है उसको प्लोरिफरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब आता है 14th डे। FSH ने फॉलिकल को स्टिमुलेट करके प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल पे पहुंचा दिया, और जो एस्ट्रोजन था उसने जो अपना एंडोमेट्रियम था उसको मोटा कर दिया, बिल्कुल प्लोरिफरेट कर दिया। अब 14th डे पे क्या होता है? LH सर्ज होता है। LH की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसलिए इसको सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एंडोमेट्रियम जो बना है उसको मेंटेन रखता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है तो एस्ट्रोजन जाएगा, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखता है तो प्रोजेस्टेरॉन जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे 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 इंतजार करते करते कि अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको इंप्लांट करवा देंगे, धीरे 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 इंतजार करते करते डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? देखो, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, दैट इज रिविजन्स। कौन लास्ट टाइम में अपने मॉक टेस्ट से पहले, अपने एग्जाम से पहले कितनी बार अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंड मैप्स मैंने खुद बनाए हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सारे कंसेप्ट, एग्जांपल, सब कुछ एक एक चीज कवर्ड है। इवन लास्ट में एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं, सारे डेट्स, ईयर, साइंटिस्ट, ऑल डाटाज ऑफ एनसीईआरटी, सब कुछ एक जगह पे कंपाइल करके दिया हुआ है ताकि एग्जाम से जस्ट पहले तुम सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सको। ट्रस्ट मी, इट विल टोटली वर्थ इट। पीडीएफ और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो। तो डॉक्टर साहब, अभी तक हमने सारे मैकेनिज्म, सारे जो बेसिक्स थे वो सारे निपटा लिए। अब आया हमारे पास फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन, और बेबी को डिलीवर भी तो करवाना है, बीच में काम छोड़ तो नहीं सकते। देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो सबसे पहले जो स्पर्म है उसका इंसेमिनेशन करवाना पड़ेगा इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब वो ट्रैवल करते करते एम्फुलरी रीजन में पहुंचेगा। एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया साइमल्टेनियसली,
मतलब एक टाइम पे स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ एम्फुलरी रीजन में प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और आप कह सकते हैं बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंतजार खत्म हुआ, आप प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है, अभी इंप्लांटेशन होना बाकी है और जब इंप्लांटेशन हो जाता है तब जा आप कह सकते हैं कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं। आगे हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही सेक्स डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि 23 क्रोमोसोम पापा से आएंगे, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आएंगे। अब अगर XX होगा तो फीमेल होगा, XY होगा तो मेल होगा। तुम जेनेटिक्स में 1000 बार पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सेक्स डिटर्मिनेशन तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जो जाइगोट बनाया वो क्लीवेज के थ्रू डिवाइड करते हुए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। याद रखना, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल क्या बोलते हैं? उसको मॉर्यूला बोलते हैं। फिर उसके आगे वाली स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला में क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन होता है। जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं उसको इनर सेल मास बोलते हैं और बाहर वाले को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। इनर सेल मास में और आउटर ट्रोपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, किसमें? ब्लास्टुला में। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जाके फिर एंडोमेट्रियम पे इंप्लांट होता है। और अब जब इंप्लांटेशन हो जाता है तब जाके आप कह सकती हैं कि बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। तुमने कभी सोचा है वो जो प्रेगनेंसी किट आती है प्रेगा न्यूज वगैरह की, उसको कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है इतनी अर्ली स्टेज पे? तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, इसके आउटर जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ना, वो HCG हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होती है। वो यूरिन में इसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है और बताता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इंप्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, जिसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बिटवीन द डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। मदर और डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि फर्दर दोनों जाके प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा काम क्या करता है? ये मदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फीटस तक लेके जाता है और फीटस से एक्सक्रीटरी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वापस मदर में लेके जाता है। सेकंड काम क्या है इसका? ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से? HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और रिलैक्सिन हार्मोन लेटर स्टेज पे रिलीज करता है कौन? ओवरी। और याद रखना, HCG, HPL और रिलैक्सिन 3 हार्मोन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं। क्लियर? देन सुपर इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्मेशन होता है। एक हार्ट होता है, फर्स्ट मंथ में होता है, एक याद रहेगा। देन सेकंड मंथ में 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं, ठीक है? तो सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट बनेंगे। थर्ड मंथ में हमारे पास मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ मंथ में कुछ नहीं होता है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द फीटस स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है फीटस का? समझे? हेयर्स ऑन द हेड। और सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ में बॉडी कवर्ड विद हेयर और आईलाइट सेपरेट हो जाती हैं। और लास्ट 9 महीने कंप्लीट होते ही, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होते ही पार्च्यूरेशन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हमारे पास फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। किस किस से होता है? 2 चीजों से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से मिलकर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। मायोमेट्रियम यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्सपेंड करता है और बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नाउ द ट्रेंड इज कि फीमेल पेन से बचने के लिए सी सेक्शन करवाती है और डॉक्टर भी प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा डॉक्टर हूं। ऑन दैट नोट तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम अपने माइंड मैप से 5 मिनट में निपटाएंगे। देखो, इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले नेचुरल मेथड। 3 टाइप के होते हैं: पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में 1 हफ्ते के लिए 10th to 17th डे के लिए कोइटस अवॉइड करते हैं, ठीक है? सेकंड है हमारे पास कोइटस इंटरप्ट, इसमें हम विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर द एजुकेशन करते हैं। थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें हमारे पास लैक्टेशनल पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। सेकंड है हमारे पास बैरियर मेथड। 2 टाइप के होते हैं, मेल कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स। और थर्ड है हमारे पास इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 3 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल क्या है? लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल क्या है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टासर्ट और LNG 20। क्लियर? ओरल पिल्स में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 72 आवर्स के अंदर अंदर काम करता है। सहेली जो पिल है वो डेवलप्ड किसने किया था? CDRI लखनऊ ने। नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल मेथड्स होते हैं 2 टाइप के, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में
मेल में होता है जिसमें वासा डिफरेंस को कट और टाई कर देते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में तुम्हारे पास यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव रिवर्सिबल होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, और नो इंटरफेरेंस इन द सेक्सुअल डिजायर होना चाहिए। अब आ जाओ आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखो आर्ट में सबसे पहले हमारे पास इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है इन द सिमिलर कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, जिफ्ट जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी। ठीक है, जिफ्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट बिफोर द 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज से पहले पहले फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और 8 सेल के बाद डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें डोनर ओवम को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको एम्ब्रियो को इंप्लांट करते हैं इन द यूटेरस। लास्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें सीमन फ्रॉम द डोनर लेके इंड्यूस करते हैं इनटू द यूटेरस। मेनली यही सो क्वेश्चन आता है। बाकी तुम्हारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आरसीएस प्रोग्राम, एमनियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। क्लियर। तुम्हारे 3 से 4 मिनट में एनसीईआरटी की एक एक लाइन पूरा चैप्टर कवर हो गया। पीडीएफ और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करना। नेक्स्ट अब रेगुलर वन शॉट्स आएंगे, 15 से 20 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हें किस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जस्ट नीचे कमेंट कर देना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं। आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सबसे मेन पढ़ते रहो।